नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया कर रहे होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसेंटली रिलीज्ड नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज़ का, जिसका नाम है IC-814, जो कि बेस्ड है एक बहुत ही ड्रीडेड इंसिडेंट के बारे में, जो कि 1999 में हुआ था, दिसंबर 1999 में हुआ था, जिसमें एक एयर इंडिया का प्लेन जो कि नेपाल से इंडिया आ रहा था, उसको हाईजैक कर लिया गया था। आज के वीडियो में हम मूवीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ये उसके रिव्यू के लिए नहीं है, बट हम डिस्कस करेंगे इस मूवी के अराउंड जो एलिगेशंस लगे हैं उसके जियोपॉलिटिकल और फॉरेन पॉलिसी एस्पेक्ट्स की तरफ, और हम थोड़ा सा डिस्कस इस बारे में भी करेंगे कि कैसे मूवीज़ को एक न्यू एज वॉरफेयर का तरीका बना लिया गया है बाय आवर एनिमीज़। सो आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे कि इस वेब सीरीज़ पे जो मेजर एलिगेशंस लगे हैं, जो कि है नाम बदल के दिखाना, इसमें पाकिस्तान का कोई इन्वॉल्वमेंट ना होना, फिर टेररिस्ट को ह्यूमनाइज करना, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। फिर हम डिस्कशन करेंगे उस समय के गवर्नमेंट के फेलियर के बारे में। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे रॉ इस पूरे इंसिडेंट में बिल्कुल आउट एंड आउट फेल हो गया था। और हम ये डिस्कस करेंगे इन दोनों फेलियर्स को, जब हम एनालाइज करेंगे कि क्या उस टाइम पे भारत के ओवरऑल हालात थे इन टर्म्स ऑफ देयर डिफेंस पॉलिसी, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि नेटफ्लिक्स का या फिर ओवरऑल ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स नए आए हैं, उनको कैसे एक न्यू एज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए यूज़ किया जा रहा है बाय डिफरेंट स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स। मैं मानता हूँ कि इनका जो वेपनाइजेशन है वो सिर्फ फॉरेन गवर्नमेंट्स के थ्रू नहीं है। मेरा ये मानना है कि इन्हें नॉन स्टेट एक्टर्स भी काफ़ी हैविली फंड करते हैं फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस मैं हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो का शुभारंभ करते हैं। देखिए, इसमें जो सबसे पहला जो एलिगेशन है वो नामों को लेकर है, और कई लोगों का कहना है कि नाम में क्या जाता है। मेरा ये मानना है कि नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस पूरे इंसिडेंट के केस में, और ऐसे किसी भी इंसिडेंट के केस में नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और नाम बताने में ऐसा कोई किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये मैटर नहीं पड़ता है कि कोई लिबरल है कि कोई कंजर्वेटिव है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नाम होते हैं, उनको सच में बताने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, स्पेशली व्हेन द केस इज दिस मच सीरियस एंड दिस मच ग्रीवियस इन नेचर। बॉलीवुड जो है शुरुआत से ही एक बहुत ही कम्युनिटीज़ को स्टीरियोटाइप करने वाली इंडस्ट्री रही है। आज हमारे दिमाग में जितनी किसी कम्युनिटी को लेकर जितने भी प्रेजुडिसेस हैं, उनमें से ज़्यादातर प्रेजुडिसेस में बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। अब उससे क्या होता है कि प्रॉब्लम ये होती है कि जो नया व्यूअर है, जो इंटरनेशनल व्यूअर है, जो फिरंगी है, वो अगर ये देखेगा, वो इन नामों को सुन के उसे ऐसा ही लगेगा कि ये टिपिकल इंडियन नेम्स है, और इसमें बाहर के कंट्रीज़ का या फिर यूँ कहे कि भारत के पड़ोसी मुल्क के लोगों का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि इस पूरे सीरीज़ में जो हाईजैकर्स के नाम मेनली यूज़ हुए हैं, उनका नाम है भोला शंकर, जो कि भारत में एक बहुत ही कॉमन नाम है। तो इससे प्रॉब्लम आज तो शायद नहीं होगी जिनको पता है कि इस इंसिडेंट में क्या हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन उन लोगों को ज़रूर होगी जिनको इन इंसिडेंट के बारे में नहीं पता। उन लोगों को ज़रूर होगी जो इस सीरीज़ को, जो नई जनरेशन है, जो 20 साल बाद देखेगी और उनको इंसिडेंट के बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा, तो वो उनके दिमाग में एक नेगेटिव इंप्रेशन डाल देगा एक कम्युनिटी को लेकर, जिसका जो इस इंसिडेंट में जिसका कोई लेना देना नहीं है, हालांकि बल्कि वो इस इंसिडेंट में या इसके बाद के इंसिडेंट्स में हमेशा एक विक्टिम ही रहा है। फिर नेक्स्ट आता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ द टेररिस्ट। उसमें टेररिस्ट जो है वो अंताक्षरी खेल रहे हैं। उसमें फिर ये भी दिखाया गया है कि कोई ऑटोग्राफ लेता है, उनको एक पॉजिटिव लाइट में दिखाने की कोशिश की गई है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हम जिस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, जो कि बॉलीवुड, उसका पास्ट ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो कि इन टेररिस्ट के साथ जुड़े रहे हैं ऑलवेज, और ये कोई नई बात नहीं है। 1990s तक ये बहुत कॉमन सा व्यू था, ऐसे लोग खुले में घूमते थे बॉम्बे में, लेकिन आज ये बातें चीज़ें शायद कई लोगों को मालूम नहीं होगी, इसलिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती है कई लोगों के लिए। अब जो फाइनल पार्ट आता है हमारा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जहाँ से स्टोरी शुरू होती है इस वीडियो की, वो है ISI का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना। तो देखिए, ये सीधा जो डायरेक्टर है उसकी विकृत मानसिकता को दिखाता है, क्योंकि
चाहे कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे वो पुलिस के लेवल पे हुआ हो, चाहे वो आर्मी के लेवल पे हुआ हो, चाहे वो इंटेलिजेंस के लेवल पे हुआ हो, चाहे इवन कोर्ट के लेवल पे हुआ हो, एवरी सिंगल पीस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू दिस मैटर हैज़ शोड कि भाई इसमें आईएसआई शुरू से लेके एंड तक इन्वॉल्व था। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें चाहे वो उस टाइम की कांग्रेस हो, उस टाइम की बीजेपी हो, कोई इंडिपेंडेंट पार्टीज़ हो, ऑल वर ऑन द सेम पेज कि भाई इसमें आईएसआई और पाकिस्तान फुल्ली इन्वॉल्व है, उन्हें सब पता है इस बारे में और उन्होंने ही ये ऑर्केस्ट्रेट किया था। लेकिन भाई हमारे महान जो डायरेक्टर है उनका ये एक बिजनेस स्ट्रेटजी है, सीधा सीधा बिजनेस स्ट्रेटजी है, क्योंकि उन्हें भी मूवी बाहर चलानी है। तो वो इन कंट्रीज़ में हिंदी मूवीज़ ज़्यादा चलती है जहाँ से ये टेररिस्ट आए थे, तो वो नहीं चाहते उनकी ऑडियंस वहाँ से चली जाए। तो ये प्योरली एक अपीजमेंट टाइप की चीज़ दिख रही है मेरे को। अब क्या सच में आईएसआई का इन्वॉल्व नहीं था? तो मेरा इन डायरेक्टर से एक सिंपल सा सवाल है कि भाई अगर नहीं है आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट तो हम उल्टा चलते हैं। इस इंसिडेंट के एंड में जो एंड रिजल्ट था वो ये था कि भाई मसूद अज़हर फ्री हो गया। तो मसूद अज़हर फ्री हो गया, वो पहली बात जेल में था क्यों? So Masood Azhar was a terrorist who was wanted not just by India, he was wanted by US and UK। US और UK के अगेंस्ट भी इसने टेररिस्ट प्लॉट्स किए थे, जिसके केस में वो ऑलरेडी वांटेड था। और जब वो भारत में आया था कश्मीर में एक फॉरेन कंट्री के पासपोर्ट, फर्जी पासपोर्ट से, तो उसे धर लिया गया था। तो ये उस टाइम के पाकिस्तान के मेजर टेरर ऑर्गेनाइजेशंस और टेरर नेटवर्क्स को हैंडल करने में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज़र और लीडर था। तो इसका जेल में जाना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े नुकसान की बात थी। अब भाई जब इस बंदे को छुड़ा लिया गया, उसके बाद भारत को क्या झेलना पड़ा? देखिए, मसूद अज़हर को छोड़ने के बाद जैश ए मोहम्मद नाम के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जिसकी जो और इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो भारत टू दिस डेट आज तक झेल रहा है। चाहे वो पिछले 6 महीने में हुए जम्मू और कश्मीर में हमारे 40 से ज़्यादा जवानों की शहादत हो, जो कि PAFF ने किया था। और ये PAFF जो है वो कुछ नहीं है, जो जैश ए मोहम्मद का ही एक सूडोनिम है, एक मास्क है। और उसके बाद हम और पीछे चलते हैं तो पुलवामा का अटैक जैश ए मोहम्मद ने किया था। उसके और थोड़ा और पीछे चलते हैं तो उरी अटैक में इनका बहुत बड़ा रोल था। उसके पीछे जाते हैं तो अनगिनत हमारे देश में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे कांग्रेस के टाइम पे, उसमें इनका रोल था। उसके और थोड़ा पीछे चलते हैं तो 2001 में तो पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ था वो भी जैश ए मोहम्मद ने ही करवाया था। तो अगर हम इन पूरे टेररिस्ट अटैक्स में हुए इम्पैक्टेड लोगों की लिस्ट बनाएं तो हम देखेंगे कि ये इस जो टेरर डेथ काउंट है वो आराम से 200-300 पार कर जाएगा। और ये सिर्फ 200-300 लोग नहीं है, इनोसेंट लोग नहीं है, इनकी फैमिलीज़ भी है। तो आप गिनोगे तो इसने कुछ नहीं तो 2 से 3 हज़ार लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करी है। तो अगर अनुभव सिन्हा जैसे लोग जो डायरेक्टर है, जो कि अपने आप को लिबरल कहते हैं, मेरे हिसाब से तो वो लिबरल नहीं है, वो ही इज़ जस्ट एन अपॉर्चुनिस्ट। ऐसे में जब इन्होंने इंसिडेंट को ऐसे दिखाया कि इसमें पाकिस्तान और आईएसआई का क्या कोई लेना देना नहीं है, इट जस्ट शोज़ कि हाउ डेंजरसली मैनिपुलेटिव दिस पीपल कैन बी, और ऐसे लोगों से हमें बच के रहना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं कि सरकार के फेलियर के बारे में। देखिए, इस पूरे मामले में सरकार बिल्कुल ही फेल हो गई थी। उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी PM थे, और उसके अंडर में जो फॉरेन मिनिस्ट्री थी वो जसवंत सिंह जी के पास थी। और इसमें ऐसा पूरा जो, अगर आप पुराने डॉक्यूमेंट्स उठा के देखेंगे, पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज भी देखेंगे, पुराने इंटरव्यूज़ देखेंगे, तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि पूरे सरकार के किसी भी डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में किसी टाइप का कोऑर्डिनेशन नहीं था। इसी मामले में जो पुराने हमारे उस टाइम के आर्मी के चीफ थे, उन्होंने बताया था कि ही वॉज रेडी एट अमृतसर एयरपोर्ट विथ हिज बॉयज़ कि अगर कोई एक्शन लेना पड़े दे आर अवेलेबल, बट उन्हें वहाँ से वापस भेज दिया गया। उसके बाद उन्होंने इसी इंटरव्यू में ये भी बोला था कि उस टाइम का जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी थी, जो कि कैबिनेट लेवल पे थी गवर्नमेंट में, उस टाइम तक, लाइक हमारे इंडिपेंडेंस से लेके टिल दैट डे, उस क्राइसिस हैंडलिंग कमेटी में एक भी आर्म्ड फोर्सेस का बंदा नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये थी कि ये जो जितनी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ है, चाहे NSG हो, पुलिस हो या फिर आर्मी हो, इनकी जो इन तीनों सिक्योरिटी एजेंसीज़ की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स है, उनमें किसी किस्म का कोऑर्डिनेशन नहीं था। ये तीनों एजेंसीज़ अपने अपने साइलोज़ में काम करती थी, और एक ऐसे सिचुएशन में भी बस किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
इसी पे लड़ाई चल रही थी। तो पूरी तरीके से एक तरीके से नॉट जस्ट इंटेलिजेंस फेलियर, इट वाज एन ओवरऑल ऑपरेशनल फेलियर ऑन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट को इस केस पे डिफेंड कर ही नहीं सकता। इट वाज एन कोलोसल फेलियर ऑफ मैग्नानिमस अमाउंट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि कमज़ोर सरकार इतनी कमज़ोर क्यों थी। देखिए उस टाइम पे हम जस्ट कारगिल वॉर से निकले थे, और कारगिल वॉर भी एक तरीके से इंटेलिजेंस फेलियर ही थी। और तो इससे हम ये पता तो कर ही सकते हैं कि 1999 के अराउंड में हमारी इंटेलिजेंस की जो वर्क थी, वो इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क था हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स के उस पार, वो बहुत वीक था। चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो नेपाल में हो, ये बहुत वीक था। ये क्यों वीक था? तो इसमें मेरा ये मानना है कि किसी भी इंटेलिजेंस नेटवर्क को बनाने में बहुत साल लग जाते हैं, खासकर उस टाइम के भारत के लिए, जो कि एक बहुत ही छोटा सा इनकॉन्सिक्वेंशियल देश था जिसकी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की नहीं थी। तो एक इतनी छोटी इकोनॉमी के लिए एक इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है, खासकर जब उसका खुद का पीएम उसके पूरे इंटेलिजेंस अपैरेटस को पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज़ कर दे। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हमारे एक्स पीएम मोरारजी देसाई की, जिन्होंने आके पूरे रॉ के नेटवर्क जो कि पाकिस्तान में मौजूद था उसको बर्बाद कर दिया था। उन्होंने फंडिंग्स काट दी थी, और उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें करी थी जिसके बाद जिसके बाद पाकिस्तान ने रॉ के पूरे नेटवर्क को पाकिस्तान से चुन चुन के निकाल के वीड आउट कर दिया था। और ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए बाद में चल के प्रॉब्लम बना, क्योंकि हमारे पास इतना इकोनॉमिकल माइट नहीं था कि हम इंटेलिजेंस रीडेवलपमेंट में इतना खर्चा कर सके, क्योंकि जो नुकसान मोरारजी देसाई ने किया उसकी भरपाई करने के लिए हमारे पास ना इकोनॉमी थी, ना हमारे पास इकोनॉमी नहीं थी तो हमारे पास कोई इंटरनेशनल सपोर्ट भी नहीं था। उस टाइम पे हम यूएसएसआर के ज़्यादा बड़े अलाई थे, और उसके चक्कर में हमें वेस्ट से ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं मिलता था। तो ओवरऑल जो हमारी पॉलिसी मेकिंग थी वो हमारे पुअर इकोनॉमी की वजह से बहुत हैम्पर हुई, और उस वीक पॉलिसी मेकिंग के चक्कर में हमारी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैम्पर हुई। अब इस बात को, जब मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, तो आप ऐसे समझिए कि 1980 से 2000 के बीच में हमने करीबन जो हमारी इकोनॉमी थी जो वो 1980 से लेके 1999 या 2000 तक आने तक सिर्फ 2 टाइम्स ही बड़ी हुई। कंपैरिजन टू दैट 2000 से लेके 2020 तक हमारी इकोनॉमी 10 टाइम्स बड़ी हो गई। तो हमारे ग्रोथ का आज की तारीख में जो इंडिया का कैपेबिलिटी है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, इट इज़ वेरी मच गाइडेड बाय हमारी इकोनॉमी, एंड सेम स्टैंड्स फॉर चाइना एज वेल। हालांकि चाइना इस केस में डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, सो वीक इकोनॉमी ने हमारे ओवरऑल कैपेबिलिटीज़ को बहुत हैम्पर किया। अब हम चलते हैं कि रॉ के फेलियर के बारे में। देखिए मैंने आपको ये डिस्कस किया कि रॉ कैसे इसमें पूरी तरह फेल हुआ। वो उसकी गलती नहीं थी, वो भी हमारे नेताओं की गलती थी। नेताओं की गलती की वजह से हम कमज़ोर पड़े। सरकार में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी। सरकार में आज भी ऐसा हो सकता है कि कई लोग ऐसे हैं जो हायर एकेलॉन्स पे है, वो लोग बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, और जो जूनियर्स उनको रिपोर्ट भेजते हैं उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। इस केस में भी वो हुआ। तो हमने देखा कि एक ऑपरेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा फेलियर देखने को मिला, बोथ फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड नेक्स्ट फ्रॉम द इंटेलिजेंस एजेंसी। अब हम डिस्कस करते हैं कि भाई ये नेटफ्लिक्स का जो चक्कर है कि इनका प्लान क्या है, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए नेटफ्लिक्स का जो ओवरऑल मार्केट शेयर है इंडिया में बहुत ही बेकार है, और इंडिया एक ऐसा मार्केट है नेटफ्लिक्स के लिए जहाँ पे वो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं अच्छे से, और दे आर मोस्टली उनका जो मार्केट है वो फोकस्ड अब हो गया है बहुत ही अमीर अपर मिडिल क्लास इंग्लिश स्पीकिंग लोगों के बीच में, और जो बाकी मार्केट है वो ले लिया है हॉटस्टार, ZEE5, Amazon प्राइम ऐसे प्लेटफॉर्म्स ने। तो अब इनको चाहिए कि कोई वो ऐसी चीज़ें बनाए जो लोगों को पसंद आए, बट उनकी टीम को ये आज तक फिगर आउट नहीं हो पाया है कि इंडिया में जो पब्लिक है उन्हें एक्चुअली में क्या पसंद है, और उस चक्कर में ये एक पूरा कंटेंट मिसमैच शुरुआत से ही चला है। और अपने कंटेंट को और ज़्यादा टैकी बनाने के चक्कर में इन्होंने ऐसे डायरेक्टर्स हायर कर लिए हैं जो कि बिल्कुल ही एंटी एस्टेब्लिशमेंट है इन नेचर। अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने में दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आज के जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट लोग हैं वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होते होते कब एंटी इंडिया बन जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता, और या फिर पता चलता भी है तो वो चाहते हैं एंटी इंडिया होना। और आगे बढ़ के ऐसे लोगों को फंड करने के लिए भी कोई कमी नहीं है जो ऐसे लोगों को फंड कर सकते हैं ऐसे कंटेंट के लिए। अब प्रॉब्लम ये है हमारे लिए या फिर एज ए सोसाइटी, एज ए गवर्नमेंट की इस चीज़ को
का इम्पैक्ट ओवरऑल आज नहीं देखने को मिलेगा। इसका इम्पैक्ट आज से 20 साल बाद देखने को मिलेगा, जब कोई नई जनरेशन का बच्चा जो पहली बार इस इंसिडेंट के बारे में सुनेगा, वो इस सीरीज़ को देखेगा, वो ये सोचेगा कि भाई पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है, उसका वो भारत में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ नहीं कराता है, इनफैक्ट रॉ ही सबसे बेकार है, या फिर इंडियन गवर्नमेंट ही बहुत बेकार है, तो और तालिबान का इस पूरे चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें फिट हो जाएंगी, सेम चीज़ें फिट होगी जो भारत के बारे में ये चीज़ें पहली बार देखेगा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बाहर के लोग हैं, क्योंकि नेटफ्लिक्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे इंडिया का एक बहुत ही गलत इमेज जाएगा और इंडिया पाकिस्तान इक्वेशन का भी एक बहुत गलत इमेज जाएगा। इसलिए ये सरकार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कि इन चीज़ों पे कंट्रोल करे, और अगर इनको सेल्फ सेंसरशिप नहीं काम कर सकते हैं तो पूरा का पूरा एक नया सेंसरशिप बिठाया जाए, सेंसर बोर्ड बिठाया जाए जो इन OTT प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट को मॉनिटर करे। अब इस देश में काम करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, हमारे पास जॉब ढूंढ रहे लोगों की बहुतायत ही है, और तो हम कुछ लोग ज़रूर हायर कर सकते हैं इस इतने बड़े पूल से जो इतने सारे कंटेंट को मॉनिटर कर सकते हैं। या फिर YouTube की तरह बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ ले आए सेल्फ सर्टिफिकेशन की, और जहाँ पे अगर पता चलता है कि आपने सेल्फ सर्टिफाई करने के बाद भी गलत चीज़ें बोली हैं तो आपके कंटेंट को टेक डाउन कर लिया जाएगा। ऐसे कुछ सिस्टम्स पे वर्क किया जा सकता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।